नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जातीय जनगणना बिहार में 7 जनवरी से शुरू हो गई है। दरअसल ये मामला कुल है क्या, क्यों आखिर आज़ादी के 75 साल बाद इसकी ज़रूरत महसूस हो रही है, क्यों 1931 के बाद किसी को इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। आखिरी जो जातीय जनगणना हुई थी जाति के आधार पर वो 1931 में, वैसे आखिरी नहीं थी, आखिरी हुई थी 1941 में, लेकिन 1941 के जो आंकड़े हैं वो कभी प्रकाशित नहीं किए गए। तो इसलिए प्रकाशित जो आंकड़े हैं वो 1931 के हैं, यानी देश के बंटवारे से पहले उस समय गणना की गई और उस समय केवल 20 जातियों की गणना की गई थी। उसी के आधार पर, उसी को आधार बनाकर अभी तक जो है जातियों की संख्या और उनके प्रतिशत का प्रोजेक्शन होता रहता है कि इस जाति के इतने फीसदी लोग हैं, इस जाति के इतने फीसदी। उसी के आधार पर मंडल आयोग ने कहा कि जो देश में पिछड़ी जातियां हैं उनका प्रतिशत कुल आबादी में 52% है। अब पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं उनका कहना है, पिछड़ा वर्ग के लोग नहीं बल्कि पिछड़ा वर्ग के जो नेता हैं उनका कहना है कि ये 52 नहीं 60% होगा, इससे कम नहीं होना चाहिए। दूसरे लोगों का कहना है कि 52% से कम होना चाहिए। सच्चाई क्या है? चूँकि गिनती हुई नहीं है तो सही संख्या किसी को मालूम नहीं है, सब अनुमान लगा रहे हैं। आपका अनुमान जितना अच्छा उतना ही अच्छा मेरा अनुमान, और हम कहाँ से बोल रहे हैं इस पर निर्भर करता है। लेकिन जिसकी गणना हुई है, जिसकी गिनती हुई है, उसकी बात तो कर सकते हैं। मैंने एक बार पहले भी बताया था आपको, आज फिर बता रहा हूँ कि जो सेंसस होता है हर 10 साल पर, जो जनगणना होती है, उसमें क्या क्या गिना जाता है। अल्पसंख्यकों की संख्या, 6 अल्पसंख्यक हैं इस देश में। मुसलमान, उनकी आबादी का प्रतिशत है 14.6 14.6। उसके बाद आते हैं क्रिश्चियन, ईसाई, उनकी आबादी का प्रतिशत है 2.3। उसके बाद आते हैं सिख 1.7%। उसके बाद आते हैं बुद्धिस्ट 0.7%। उसके बाद आते हैं जैन 0.4%। उसके बाद आते हैं पारसी 0.006%। ये कुल मिलाकर होते हैं 19.3%। तो इस संख्या में, इस प्रतिशत में कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है, सब मानते हैं। हर 10 साल पर इसकी गणना होती है। 2011 की जो जनगणना हुई थी, सेंसस हुआ था, उसके आंकड़े हैं ये। अब आप देखिए दूसरा, और 2 और वर्गों की गिनती होती है जाति समूहों की। एक है अनुसूचित जनजाति। इनकी संख्या 2011 के सेंसस के मुताबिक इनका आबादी में कुल योगदान जो प्रतिशत है वो 16.6% है। उसके अलावा अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी जनजातीय लोग, उनका प्रतिशत है 8.6%। इन सब को अगर आप जोड़िए तो होते हैं 44.5%, यानी 55.5% बाकी हैं। उसमें ओबीसी के लोग हैं, उसमें सवर्ण जातियों के लोग हैं। इन दोनों को मिलाकर जो है वो 55.5% होते हैं। तो अब सवाल ये है कि अगर 52% पिछड़े हैं तो फिर अगड़ी जातियां यानी सवर्ण जातियों की संख्या कितनी है, उनकी मतलब उनका प्रतिशत कितना है आबादी में? सिर्फ 3%। इसके हिसाब से तो यही निकलता है 3.5%। क्या सवर्ण जातियों की आबादी में उनका प्रतिशत केवल 3.5% है? ये कौन मानेगा? तो इसलिए 52% से ज़्यादा जो लोग 60 का क्लेम करते हैं वो तो हो नहीं सकता, 52 भी नहीं हो सकता। इस पर डिस्प्यूट हो सकता है कि वो नीचे कितना होगा। जैसे कर्नाटक में सिद्धारमैया की सरकार ने, जब सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक सेंसस कराया, जो आगे बताऊंगा, सेंटर ने भी कराया था उससे पहले। वह सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, उसमें एजुकेशनल वो भी जोड़ा गया था कर्नाटक के उसमें। जब उसका 3 साल बाद उसकी रिपोर्ट आई 2016 में, तो फिर वो सरकार उस रिपोर्ट को आगे रख नहीं पाई, सार्वजनिक नहीं कर पाई, हिम्मत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जो लीक्ड आंकड़े आए हैं सामने, उनके हिसाब से लिंगायत और वोकालिंगा दोनों समुदायों की जितनी आबादी यानी आबादी में प्रतिशत बताया जाता है हिस्सा, वो उससे कम आया और दलितों का ज़्यादा आया। तो सवाल ये है कि यह आंकड़े अगर सार्वजनिक हो जाते तो वोकालिंगा और लिंगायत समुदाय
ये दोनों सड़क पर आ जाते, ये दोनों उसको चैलेंज करते उस सेंसस को। एक बात और स्पष्ट कर दूं, जो बिहार में हो रहा है, जो कर्नाटक में हुआ, वो दोनों, और उससे पहले जो केंद्र में हुआ 2011 में यूपीए सरकार ने यही सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराया था। नाम इसको आप भले ही सेंसस दिया जाए जो राज्य कराते हैं, लेकिन ये सेंसस नहीं, सर्वे है, सर्वेक्षण है, क्योंकि सेंसस कराने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को है। किसी राज्य सरकार को जनगणना कराने का अधिकार नहीं है, इसलिए ये सर्वेक्षण कराते हैं, सर्वे कराते हैं। बिहार में जो हो रहा है वो भी सर्वेक्षण है, सर्वे है, वो जनगणना नहीं है। तो ये बात एक तो स्पष्ट हो जानी चाहिए। फिर बिहार में जो हो रहा है, जो कर्नाटक में हुआ, जो यूपीए सरकार के समय 2011 में हुआ, वो रिपोर्ट आई। कहा यह जाता है कि उस समय की मनमोहन सिंह की सरकार ने मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव के दबाव में इस सर्वे का आदेश दिया। इस सर्वे की रिपोर्ट आई। इस सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद मनमोहन सिंह सरकार ने इसको पब्लिश नहीं किया। 2016 में भारत सरकार ने, जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, तो बाकी आंकड़े तो रिलीज़ किए, लेकिन जाति के आंकड़े रिलीज़ नहीं किए। सरकार का ये कहना है कि बड़ा ये कॉम्प्लेक्स इशू है, इसको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी जाति पिछड़े में आती है, कौन सी अनुसूचित जनजाति में आती है। सवाल ये है कि हर राज्य में अलग अलग सूची है जातियों की, जो वर्गीकरण है पिछड़े और अनुसूचित जाति और जनजाति का। एक जाति जो किसी राज्य में पिछड़े वर्ग में आती है, दूसरे राज्य में सवर्ण जातियों में आती है। एक जाति जो किसी राज्य में पिछड़े वर्ग में आती है, वो दूसरे राज्य में अनुसूचित जाति में आती है। तो इस तरह का जो घपला है, उसके अलावा सब कास्ट, उसका सवाल जो बिहार में जो ये सर्वे हो रहा है, इसमें कहा गया कि सब कास्ट की बात नहीं करेंगे। सवाल ये है, जो दावा किया जा रहा है कि इससे इन वर्गों के विकास में मदद मिलेगी, विकास तेज होगा, इनको विकास की मुख्य धारा में लाया जा सकेगा। तो 17 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद नीतीश कुमार को अगर पिछड़ा वर्ग की आज याद आ रही है, तो आप समझिए कि दाल में कुछ काला है। दरअसल ये कुल मिलाकर आरक्षण के मुद्दे को फिर से गरमाने, या कहिए मंडल 2 को लाने की कोशिश है। इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट में क्या आएगा? किसी जाति की संख्या, जो अभी जो धारणा बनी हुई है, वो किसी की कम आ सकती है, किसी की ज़्यादा आ सकती है। ज़रा कल्पना कीजिए आप कि अगर ये सर्वे आने के बाद ये इसकी रिपोर्ट कहती है कि बिहार में यादवों का प्रतिशत आबादी में जो बताया जाता है उससे कम है, तो यादव इसको स्वीकार कर लेंगे। अगर किसी और जाति का इसी तरह से बताया जाता है कि ज़्यादा है, तो क्या उसको स्वीकार कर लिया जाएगा? तो कुल मिलाकर मामला ये है कि रिपोर्ट कुछ भी आए, कोई ना कोई विवाद तो खड़ा होगा। तो इसीलिए जो प्रशांत किशोर ने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, वो बिल्कुल सही लगता है कि नीतीश कुमार उन्माद पैदा करना चाहते हैं बिहार में। तो सवाल यह है कि नीतीश कुमार उन्माद क्यों पैदा करना चाहते हैं? आखिर इससे उनको क्या फ़ायदा होगा? तो एक कहावत है पूर्वी उत्तर प्रदेश में कि खेलब न खेले देव खेलवे बिगाड़ब, यानी न खेलेंगे न खेलने देंगे, खेल बिगाड़ेंगे। तो वो खेल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो खेल नहीं पा रहे हैं। उनको ये समझ में आ गया है कि उनकी राजनीति का अब जो है वो अंत आ गया है। इसके आगे उनके सामने कोई रास्ता नहीं है। उनको समझ में आ रहा है कि उनकी लोकप्रियता घट रही है, उनकी साख घट रही है, उनकी विश्वसनीयता घट रही है, और वो उनके ऊपर दबाव दो तरफा है। एक तरफ बीजेपी अब विपक्ष में है, उनके खिलाफ है, उसका दबाव है। दूसरी तरफ आरजेडी जो उनके साथ है, उसका भी दबाव है। दोनों का दबाव है। आरजेडी का दबाव है कि जल्दी से कुर्सी खाली कीजिए, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइए, और बीजेपी का मुख्य विपक्षी दल के नाते तो दबाव है ही। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार को रास्ता नहीं सूझ रहा था, उनको आगे की राजनीति नहीं समझ में आ रही थी। तो उनको लगा कि ये उन्माद पैदा करो, ये विवाद होगा, विवाद में हम फिर पंचायत करेंगे, या कम से कम हमारे खिलाफ जो लोगों की नाराज़गी है वो दूसरी तरफ चली जाएगी, उससे ध्यान हट जाएगा। तो एक मुद्दा तो ये है। दूसरा, आप देखिए और कई राज्यों में ये हो रहा है। ये छत्तीसगढ़ में वहाँ के मुख्यमंत्री ने दो विधेयक पास किए हैं जिनको गवर्नर मंजूरी नहीं दे रहे हैं। झारखंड में इसी तरह का प्रस्ताव पास हुआ है जिसको गवर्नर मंजूरी नहीं दे रहे हैं।
कुल मिलाकर ये समझ में आ रहा है विपक्षी दलों को कि बीजेपी को अगर कमज़ोर करना है, बीजेपी को हराने की कोशिश करनी है, तो उसके लिए जातीय राजनीति का उन्माद खड़ा करना पड़ेगा, जिससे राष्ट्रीय मुद्दे, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व ये सब पीछे चले जाएं, विकास की बात ये पीछे चली जाए, लोग अपनी जाति और उसके अधिकार के लिए लड़ने के लिए सड़कों पर आ जाएं। और इसमें जो है हर पार्टी को स्टैंड लेना पड़े। बिहार में अगर बीजेपी इसके विरोध में नहीं खड़ी है तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो जानती है कि जैसे ही विरोध करेगी उसको पिछड़ा विरोधी घोषित कर दिया जाएगा। और 2015 का सबक उसके सामने है। 2015 में दूध से जली है तो अब छाछ भी फूंक फूंक कर पी रही है बीजेपी। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि मुद्दाहीन विपक्ष, उसके सामने सामाजिक अराजकता पैदा करने के अलावा जिसका नतीजा उसे भी नहीं मालूम, उसको नहीं मालूम कि ये विवाद अगर खड़ा होगा, ये बवंडर अगर आएगा तो उसकी अंतिम परिणति क्या होगी, वो कौन सी दिशा लेगा, किसी को नहीं मालूम है। लेकिन उसकी कोशिश हो रही है। उससे लगता है उनको कि इससे हमारी राजनीति मजबूत हो सकती है। पिछड़ा राजनीति मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद शुरू हुई थी, उसके बाद जिस तरह से पिछड़ा वर्ग की 2-3 जातियों, यादव, कुर्मी, लोध, इन्होंने सत्ता को हथिया लिया, बाकी अति पिछड़ों को छोड़ दिया, उनको उनके हाल पर छोड़ दिया, उससे उनका मोह भंग हुआ। यही वजह है कि आज भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के साथ, राष्ट्रवाद के साथ और सामाजिक समीकरण के साथ खड़ी है। अति पिछड़ों का वोट प्रतिशत, उसके साथ जो समर्थन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 1996 से 2019 तक भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ा वर्ग में जो समर्थन था वो 20% से बढ़कर 37%, 20% से बढ़कर 37% हो गया है। और जो क्षेत्रीय दल हैं उनका पिछड़ी जातियों में जो समर्थन था वो 41% से घटकर 20% पर आ गया है। तो ये बेचैनी इसकी है कि किस तरह से पिछड़ा वोट फिर से हासिल किया जाए, जो हमारे हाथ से निकल गया उसको फिर से कैसे हासिल किया जाए। अगर हमको नहीं मिल रहा है तो जिसको मिल रहा है कम से कम उसको न मिलने दिया जाए, वहाँ बवाल खड़ा किया जाए, वहाँ इस तरह से खेल बिगाड़ा जाए कि सब कुछ जो है बिखर जाए। जातीय जनगणना के पीछे या जातीय सर्वेक्षण के पीछे मंशा यही है कि एक बार फिर से राजनीति को जाति की आग में झोंकना है। अब उसमें से जो बचकर निकल कर आएगा वो राज करेगा, जो जल गया वो जल गया। कोशिश यही है। किसी को नहीं मालूम है कि ये आँच किसको कितना जलाएगी और किसको बचा लेगी। तो पूरे समाज को इस अनिश्चितता की ओर, इस राजनीतिक अनिश्चितता की ओर, सामाजिक अनिश्चितता की ओर धकेलने की कोशिश है। इसके पीछे पिछड़ों के विकास की, उनकी समृद्धि की, उनके जीवन स्तर को सुधारने की ऐसी कोई मंशा नहीं है। अगर मंशा होती तो 17 साल तक ये बात दिमाग में क्यों नहीं आती? क्यों जब पैर के नीचे से ज़मीन खिसकने लगी तब पिछड़ों की याद आई? तो ये आप मान कर चलिए, ये जो मंथन होने जा रहा है इससे सिर्फ विष निकलना है, कोई अमृत नहीं निकलेगा। अब ये विष कौन पिएगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अगर इस तरह की राजनीति को लोगों का समर्थन मिलता है, जो अभी तक नहीं मिला है, मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, अगर मिलता है तो आप मान कर चलिए कि आने वाला समय बहुत ख़राब आने वाला है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।